इस संवाद श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, इस संवाद श्रृंखला के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि तथ्यों के साथ गांधी जी व अन्य संबंधित व्यक्तियों, घटनाओं, विचारधाराओं पर उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सिग्नेचर के माध्यम से बात की जाए। इस प्रयास में हम अब तक अनेकों विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों को सुन चुके हैं और यह प्रयास रहेगा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहे। इसी कड़ी में हमारे बीच जाने माने विद्वान जेएनयू के हिंदी ट्रांसलेशन विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर चमन लाल जी हैं। आज भी आप भगत सिंह आर्काइव्स एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली, आर्काइव्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट में अवैतनिक एडवाइज़र के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने लंबे समय तक पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में भाषा संकाय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में डीन के रूप में सेवारत हैं। आपने जनसत्ता न्यूज़पेपर के माध्यम से पत्रकारिता जगत पर भी पैनी दृष्टि रखी, परंतु इन सभी परिचयों से अधिक महत्वपूर्ण जो आपका परिचय है, जिसके कारण आप जाने जाते हैं, वह है शहीद आजम भगत सिंह जी पर आपका अध्ययन व कार्य। 1986 में आपके व डॉक्टर जगमोहन जी द्वारा भगत सिंह व उनके तमाम क्रांतिकारी साथियों के दस्तावेजों का एक ऐतिहासिक संकलन भगत सिंह व उनके साथियों के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर का 1.5 पेज आपकी इसी बुक को समर्पित किया गया है। हम सभी व्यूअर्स के लिए यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अवसर है कि इस चैनल के माध्यम से हमें प्रोफेसर चमन लाल जी के द्वारा तमाम क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, विशेषकर भगत सिंह जी के साथ गांधी जी को भी सुनने का अवसर मिल रहा है। अब लाइव व्याख्यान के लिए सर से मैं सादर अनुरोध करती हूँ। अंशु जी और हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले श्रोताओं, दर्शकों, आप सबको नमस्कार। आज वैसे भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज से 45 साल पहले मैंने 1975 में तकनीकी रूप से वो एक दिन पहले यानी 25 जून को राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, लेकिन आम जनता को उसका पता 26 जून को ही लग पाया था, जब हिंदुस्तान से सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। तो 45 साल तक पहले जो इमरजेंसी लगी थी वो करीब 1.25 साल चलती रही और उसके बाद से इमरजेंसी लगाने वालों की ऐतिहासिक राजनीतिक हार के बाद वो मार्च 77 में ख़त्म हुई थी और फिर एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। और उस नए दौर की शुरुआत के बाद कुछ चीज़ें सुधरी, लेकिन कुछ चीज़ें अब आज की स्थिति में वो इमरजेंसी वाली प्रवृत्तियाँ वो उससे भी ज़्यादा खराब हालत में पूरे मुल्क में, पूरे देश में इस समय मौजूद हैं। पूरा दमन चक्र वैसे ही मौजूद है, वैसे ही विद्यार्थियों पे, कार्यकर्ताओं पे, तमाम लोगों पे तरह तरह के दमन चक्र चलाए जा रहे हैं और बिना इमरजेंसी की औपचारिक घोषणा के भी उससे भी ज़्यादा दमन हो रहा है। तो आज इस ऐतिहासिक दिन पर हम जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौर को देखा है, उनकी स्मृति में भी उसमें कई लोग शहीद भी हुए। स्नेहलता जैसी राजनीतिक कार्यकर्ता उस इमरजेंसी के दौरान ही शहीद हुई थी और भी बहुत सारे लोग उस वक्त उसमें कुर्बान हुए और बहुत सारे लोगों ने दूसरी तरह की कुर्बानी दी। असल में इस देश में आज़ादी से पहले भी मैंने 200 साल का संघर्षों का इतिहास है। 1757 से लेके प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के साथ और सिराजुद्दौला की हार के साथ, वो भी एक ऐतिहासिक दिन आज से 2 दिन पहले ही गुजरा है। 23 जून 1757 को
प्लासी के युद्ध में हिंदुस्तानियों की ऐतिहासिक हार हुई थी। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की सेना काफ़ी बड़ी थी, सिराजुद्दौला जो वहाँ पे बंगाल के नवाब थे और दिल्ली में मुगल राज्य था, लेकिन घर के अंदर के ही फूट ने और घर के अंदर के लोगों ने जिस तरीके से भित्रघात किया, जिस तरीके से देश के साथ गद्दारी की, उसके चलते अंग्रेज़ों का सबसे घृणित व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, उसको अंग्रेज़ भी बहुत नफरत करते हैं, मैंने उसका नाम नफरत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वो आदमी है जिसने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजी राज की नींव रखी। 1600 ईस्वी से लेके बादशाह जहांगीर के वक्त से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में, सूरत में, फिर आगरा में कुछ व्यापार का लाइसेंस लेके व्यापार वगैरह शुरू कर दिया था। कुछ ठिकाने उन्होंने हिंदुस्तान के कई शहरों में बना लिए थे, लेकिन उनको बढ़ाते गए और धीरे धीरे अंदर से हिंदुस्तान के जो छोटे मोटे राजा थे, नवाब थे, उनको अंदर से कमज़ोर करते गए और फिर 1757 में उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। 1764 में फिर बक्सर के युद्ध में हिंदुस्तानियों की हार हुई और उसके बाद से वारन हेस्टिंग्स नाम का बहुत ही क्रूर किस्म का जो पहला हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना या वायसराय बना, और वो उसके नाम से एक बड़ी मशहूर कहानी उदय प्रकाश ने, हिंदी के लेखक ने लिखी है, वारन हेस्टिंग्स का सांड। तो वो वारन हेस्टिंग्स भी बहुत ही क्रूर किस्म का शासक था और इन अंग्रेजी क्रूर शासकों के खिलाफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में राज करते थे, वो उनके साथ 1857 तक लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के संघर्ष, प्रतिरोध और उनके खिलाफ बगावतें होती रही। उनमें कई बगावतें बड़ी मशहूर हैं। तिलका मांझी की बगावत, बिरसा मुंडा की बगावत, आदिवासी क्षेत्रों की बगावतें थी ये। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये सब उस वक्त के बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार के क्षेत्र से आते थे। आजकल वो झारखंड क्षेत्र में माना जाता है। और इसके बाद से हिंदुस्तान के अनेक हिस्सों में फिर दक्षिण में भी खूब बगावतें हुई। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त प्रतिरोध किया अंग्रेज़ों का और टीपू सुल्तान ने 1799 में मैंने ज़बरदस्त संघर्षों के बाद अपनी शहादत दी और मैं उनकी शहादत की जगह पे गया हूँ। तो वो सारा सिलसिला चलता रहा। 1806 में दक्षिण भारत में कट बोनम और कई इस तरह के शासकों के नेतृत्व में बड़ा एक ज़बरदस्त एक संघर्ष हुआ, जिसको दक्षिण भारत के लोग आज भी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। वहाँ के एक इतिहासकार के राजन ने वो उनको उसके लिए अपना दावा किया है कि 1857 नहीं बल्कि 1806 का जो दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसी को मानना चाहिए। तो इस बात से खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि, लेकिन इन सब के चलते चलते मैंने 1857 तक की स्थितियाँ हुई, जब 1857 आते आते बहुत बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में एक रोष व्याप्त हो गया था और सामान्य जनता में अंग्रेज उस वक्त राज करते थे, जिनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। तीन तरह के उनके राज के ढंग थे। एक सबसे बड़ी तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी और फिर उसी के अंदर उस वक्त असम, बिहार, उड़ीसा वगैरह ये सारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। और मद्रास प्रेसिडेंसी थी जिसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत का आता था। कर्नाटक वगैरह जहाँ पे ये सारी बगावतें हुई, तब उनको कर्नाटक भी नहीं कहा जाता था, ना तमिलनाडु कहा जाता था। तो और फिर
बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो भी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। पूरा जो पश्चिम भारत है, गुजरात, महाराष्ट्र जिसको आजकल आप कहते हो, सिंध और काफ़ी हद तक उसमें से वो राज करते थे। इनके अलावा बहुत जगह रियासतें थी, मैंने 562 से ज़्यादा हिंदुस्तान में रियासतें थी। वो छोटे छोटे राजा और छोटे छोटे नवाब, और बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े नवाब भी। तो बड़े नवाबों में, रियासतों में, राजाओं में ग्वालियर की रियासत थी, पंजाब की पटियाला की रियासत थी, पंजाब में ही बहुत सारी रियासतें थी, 10-12 रियासतें थी, और इस तरह से देश के कोने कोने में रियासतें थी। तो वो 3 तरह की उनकी वो स्ट्रक्चर था जिनके चलते अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में चलता था। तो 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह फूट पड़ा, क्योंकि उस वक्त मंगल पांडे जो हैं, जिनको पहले शहीद कहा जाता है, और वो उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो बैरकपुर, कलकत्ता के बिल्कुल नज़दीकी जगह है बैरकपुर। तो आज भी वहाँ कुछ ना कुछ आर्मी का कंटोनमेंट वगैरह है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह की कुछ अफवाह थी और कुछ सच्चाई थी उसमें, कि जो बंदूक वो चलाते हैं सिपाही, तो उनमें चलाने के लिए वो मुंह से काटना पड़ता था कारतूस को। तो उस कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिली होती है। तो वो मैंने दोनों ही हिंदू जो सैनिक थे और मुसलमान सैनिक थे, दोनों को ही बहुत भयंकर इस बात से रोष था। तो उसके चलते मंगल पांडे ने सबसे पहले जब बगावत की, तो मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करके वहीं पे फांसी दे दी गई। उस वक्त कुछ और लोग भी उसमें शहीद हुए, और कुछ अंग्रेज़ों के ऊपर भी मारकाट उस वक्त हुई थी। लेकिन उससे पूरे हिंदुस्तान में जो रोष फैला, वो सारा मैंने धीरे धीरे मेरठ छावनी में जो फौजी थे वहाँ तक ये बात, मंगल पांडे थे भी शायद इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और या उत्तर प्रदेश के थे, तो वहीं पे मेरठ छावनी में धीरे धीरे ये, और तमाम जो कुछ रियासतें थी, झांसी की रानी की रियासत थी, वाजिद अली शाह की अवध की रियासत थी, तो ये सब रियासतों में अंग्रेज़ इन रियासतों को बहाने बना बना के कब्जे में ले रहे थे। हिंदुस्तानी जो थोड़ी बहुत आज़ादी हिंदुस्तान की अपनी रियासतों में थी, राजाओं को और नवाबों को, उनको वो ख़त्म कर रहे थे। वो झांसी की रानी का जो था राज, उसको भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया था, और इसी प्रकार से अवध को भी अपने कब्जे में वो ले रहे थे। और वहाँ बेगम हजरत महल ने, लखनऊ, आप तो लखनऊ से ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लखनऊ में बड़ी ज़बरदस्त विरासत है आपके यहाँ। तो वो 1857 के बड़े स्मारक भी बने हुए हैं। बेगम हजरत महल यहीं से थी, और बेगम हजरत महल की मज़ार नेपाल में है, जहाँ पे उसने शरण ली थी बगावत के बाद। मैं वहाँ गया हूँ नेपाल में, बेगम हजरत महल की मकबरे पर भी गया हूँ अपनी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए। तो वो सारा कुछ जो है वो बहुत लंबा वो चला, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को ख़त्म करके, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के कानून भी जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ही बनाती थी, लेकिन फिर भी वो एक इनडायरेक्ट रूल था। और उसके बाद से 1858 से जब उन्होंने हिंदुस्तान की इस बगावत को कुचल दिया, जिसमें लाखों लोग शहीद हुए। आज इस बात का लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने लोग जो है, विलियम डर्लमपाइन ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है, और सैकड़ों किताबें हैं, 1857 के ऊपर सैकड़ों किताबें हैं, और उन सैकड़ों किताबों में कुछ अंग्रेज़ों द्वारा लिखी गई किताबें भी हैं, जिन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। उसको, बगावत को गदर कहा है, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने पक्ष में लिखी हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों ने भी, और कुछ इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स ने भी, जैसे डर्लमपायर है, तो उन लोगों ने भी उसकी असलियत बयान की है। और डर्लमपायर का जो काम है वो अभी भी, उसकी बहुत किताब चर्चा में है, द अनार्की।
तो दो अनारकी भी आजकल बहुत चर्चा में है। तो उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर ही ज़्यादातर काम किया है, वाइट मुगल अंग्रेज़ों के बारे में, लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर के बारे में। तो लास्ट मुगल में उन्होंने जो है वो 1857 की ही बड़े विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने 20,000 से ज़्यादा पन्ने जो सिर्फ पर्शियन में थे, उनको नेशनल आर्काइव में पहली बार शायद उन्होंने कंसल्ट किया और उसके आधार पे उन्होंने वो बड़ी ऐतिहासिक किस्म की किताब लिखी है। तो उसमें लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर के ऊपर, तो उसमें मान लीजिए इस तरह की है कि उस पूरे दौर में 1800 समझ लीजिए कि 8 अप्रैल से हम मानते हैं उसको, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई। हालांकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई से मानी जाती है। मैंने भगत सिंह के साथी भक्ति चरण वोहरा, तो जिनकी मैंने जीवन संगनी दुर्गा भाभी ने लखनऊ में ही शहीद स्मारक स्थापित किया हुआ है। आप लोग कभी लखनऊ में देख सकते हो, तो शहीद स्मारक बना हुआ है, बहुत अच्छी वो जगह है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो उसमें दुर्गा भाभी के पति भक्ति चरण वोहरा ने, जो खुद बम बनाते हुए शहीद हो गए थे 30 मई 1928 को, मैंने 30 मई 1930 को वो शहीद हो गए थे। तो उसके चलते जो है वो मैंने उन्होंने 10 मई का शुभ दिन करके, जिस किताब की चर्चा अभी अंशु केडिया जी ने की आपसे, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, जो मैंने और जगमोहन सिंह भगत सिंह के सगे भांजे उन्होंने संपादित की है हिंदी में, और जिसके ऊपर राज्यसभा टीवी में किताब करके चर्चा हुई थी कई साल पहले। तो उसमें 10 मई का शुभ दिन वो भक्ति चरण वोहरा का लिखा हुआ लेख उसमें शामिल है। तो वो मैंने माना जाता है कि 10 मई 1857 से वो मेरठ से बगावत शुरू हुई थी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, क्रांति की शुरुआत की थी, और वो चलकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली पहुंचकर लाल किले के सामने, जो भारत की सत्ता का केंद्र था, जहाँ पे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो तकनीकी रूप में उस समय तक भारत के बादशाह थे। माने ताकत उनके पास कुछ नहीं थी, ताकत तो सब अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, और वो खुद उनके ही दरबार के जो अंग्रेज रेजिडेंस वगैरह थे वही सब चलाते थे। और उस वक्त बहादुर शाह जफर की उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। लेकिन इन सब सैनिकों ने वहाँ पहुंचकर उनसे मेरठ से चल के जो दिल्ली गए, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की संग्राम की कमान अपने हाथ में ले, और बहादुर शाह जफर के नाम पे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के संग्राम की शुरुआत की। मैंने शुरुआत तो 8 अप्रैल 1929 से हो गई थी बैरकपुर में, 8 अप्रैल 1857 से 8 अप्रैल 1929 को, तो उस दिन के सम्मान में, उस दिन को ध्यान में रखते हुए, उस दिन के महत्व को अंडरलाइन करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो जिसको आज की पार्लियामेंट कहा जाता है, तो उस सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हिंदुस्तान के उस वक्त के अंग्रेज़ों के 2 काले कानूनों, माने एक था पब्लिक सेफ्टी बिल जिसमें नागरिक अधिकारों पे सीधे हमला था, और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसमें मजदूरों के अधिकारों पे सीधे हमला था। तो वो जो पब्लिक सेफ्टी बिल है वो आज के युवापा जैसा है। तो आपके युवापा का दिल्ली और यूपी में आजकल खूब इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को जेलों में पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है युवापा पे। अभी सफूरा जरगर की बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है, लेकिन और बहुत सारे यहाँ तक कि स्त्री कार्यकर्ता भी इस समय जेल में है। और आपके यूपी में योगी की आदित्यनाथ सरकार ने तो जुल्म का पूरा डंका ही बजा रखा है, जिस जिसको चाहे पकड़ पकड़ के वो जेलों में बंद कर रहा है। दिल्ली पुलिस भी पकड़ के जेलों में बंद कर रही है, जो आज भी जो सिविल राइट्स के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जैसे आपके यूपी में रिहाई मंच है और दूसरे कई संगठन हैं जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं।
और जो मजदूर अधिकारों के लिए लड़ते हैं मैंने पूरे हिंदुस्तान में, तो वो उस तरह के कानून जो है वो अंग्रेजों ने बनाए थे और वैसे ही कानून आज की सरकार भी बना रही है। मैंने एक तरीके से युवापा की तुलना रॉलेट एक्ट से भी की जा सकती है। रॉलेट एक्ट जो जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आज़ादी संग्राम का एक दूसरा दौर था। मैंने आपको बताएं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के दौर कितने रहे। मैंने 1857 में अगर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ जिसको अंग्रेज़ों ने गदर कहा, तो फिर उसी गदर का नाम लेकर भारत के क्रांतिकारी जो अमेरिका चले गए थे बहुत सारे, मैंने हिंदुस्तान से 1904-05 से लेके 1912 तक करीब 8-10 हज़ार हिंदुस्तानी, जिसमें 90% से ज़्यादा पंजाब के किसान थे, पंजाब के सिख किसान थे। तो उन लोगों ने कनाडा और अमेरिका में जिस तरीके से आज़ादी का रूप देखा और जिस तरीके से अपने ऊपर जुल्म होते देखे, तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम दोबारा गदर करेंगे। जो गदर 1857 में असफल हो गया था, हम उस गदर को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो इसलिए गदर पार्टी 1913 में अस्तित्व में आई अमेरिका में, अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट में। वहाँ पे 21 अप्रैल 1913 को हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक करके संगठन बनाया गया। बाबा सोहन सिंह भकना उसके फाउंडर अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल उसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे। और इस संगठन ने 1 नवंबर 1913 से निकाला अपना माउथ पीस, अपना मुखपत्र गदर। तो वो गदर जो निकाला, तो उसके नाम से ये पार्टी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक की बजाय गदर पार्टी के नाम से ही मशहूर हुई। तो इसका नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। और इस बीच क्रांतिकारी आंदोलन बहुत सारे हुए और उन क्रांतिकारी आंदोलनों में शिव वर्मा, जिनका संबंध आपके उत्तर प्रदेश से ही था, और वो शहीद स्मारक जो आपके लखनऊ में बना हुआ है, उससे शिव वर्मा का बहुत नज़दीकी संबंध था। बल्कि उसके शुरू के कार्यकर्ताओं धर्ताओं में शिव वर्मा ही थे। तो शिव वर्मा भगत सिंह के साथी थे, बहुत करीबी साथी थे, और सारी उम्र जेल में रहे। वो अंडमान निकोबार जेल में, काले पानी जेल में वो रहे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जैसे संस्मृतियाँ, और उनके साथ साथ उन्होंने भगत सिंह के दस्तावेज भी, सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह करके, भगत सिंह की चुनिंदा रचनाएं, हमारी किताब भी मशहूर हुई। लेकिन शिव वर्मा ने उसी वक्त 1985-86 में ही, जब ये हमारी किताब सामने आई, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, उसी समय शिव वर्मा की भी ये किताब, भगत सिंह के चुनिंदा दस्तावेज, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपकर सामने आई। और उस किताब की जो भूमिका शिव वर्मा ने लिखी, क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, वो अलग से भी पत्रिकाओं या छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में कई लोगों ने छाप रखा है। लेकिन उस क्रांतिकारी आंदोलन की वैचारिक भूमिका को हमने भी अपनी उस किताब में शामिल किया, जिसका नाम भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, आपको भी अंशु केडिया जी ने बताया। तो उसमें हम आपको ये थोड़ा स्पष्ट करें कि उसमें शिव वर्मा ने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1897 से मानी। मैंने 1897 में महाराष्ट्र में और ख़ासतौर पे पुणे में बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, प्लेग की। जैसे आजकल कोविड फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, तो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में बीमारियों का एक अपना इतिहास है। लाखों करोड़ों लोगों की जानें हिंदुस्तान में भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी इन बीमारियों की वजह से गई है। प्लेग उनमें एक बीमारी थी, हैजा उनमें एक दूसरी बीमारी थी। आज से 100 साल पहले जो जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता था, जिसको हम आजकल कॉमन भाषा में इन्फ्लुएंजा कहते हैं या फ्लू कहते हैं, तो आज तो फ्लू कुछ बीमारी ही नहीं मानी जाती। आज तो फ्लू को खाली सर्दी जुकाम ही माना जाता है। लेकिन इसी फ्लू के चलते
आज से ठीक 100 साल पहले पूरी दुनिया में लाखों लोग जो है इसमें मारे गए थे। तो ये बीमारियों का एक अपना इतिहास है। तो उसमें प्लेग फैला हुआ था, मर रहे थे बहुत भयंकर रूप से हिंदुस्तानी उस प्लेग में मर रहे थे। और अंग्रेज जो शासक थे उसमें वहाँ के डिप्टी कमिश्नर वगैरह, और वो बहुत ही क्रूर थे। लोगों को मैंने ऐसे मरते मैंने देख रहे थे, और कोई उनके लिए कुछ उनके इलाज का प्रबंध नहीं कर रहे थे, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तब वहाँ पे जो चाफेकर बंधु थी, उनको चाफेकर बंधु 3 भाई थे वो, तो उससे पहले भी वासुदेव बलवंत फड़के हुए हैं और कुछ और क्रांतिकारी हुए हैं। तो उन्होंने उस अंग्रेज जो अधिकारी था डिप्टी कमिश्नर वगैरह रैंड, उसकी हत्या कर दी थी, और उन तीनों भाइयों को, चाफेकर बंधुओं को, उसमें फांसी हो गई थी। तो वो सारा जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत उससे मानते हैं। और उसी वक्त कांग्रेस का भी अपना एक आंदोलन चल रहा था। तो मैंने 1857 के बाद या 1858 के महारानी विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद, जिसके बाद से अंग्रेजों के ऊपर हिंदुस्तान का सीधा राज्य था, डायरेक्ट था, उसके लिए एक भारत का सचिव मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स रहता था, इंग्लैंड में रहता था वो, और वायसराय वहाँ की पार्लियामेंट अपॉइंट करती थी इंग्लैंड की, और उससे ही हिंदुस्तान के सारे कानून जो है वो बनते थे। मतलब हिंदुस्तान में आप समझ लीजिए कि जितने भी कानून बने वो 1858 में अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर पूरी तरह से कॉलोनियल कंट्रोल करने के बाद बने। सबसे पुराना हिंदुस्तान की कानून की किताब जो है वो 1861 का आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड ऑफ 1861। आज भी आप किसी भी वकील से बात कर लीजिए, आपके भी कई सारे कार्यकर्ता होंगे, वो सब जानते होंगे। वो 1861 में जो अंग्रेजों ने वो काले कानूनों की एक किताब बनाई, उसमें कुछ अच्छे कानून भी होंगे शायद, लेकिन ज्यादातर उसमें काले कानून थे, जो हिंदुस्तान की सरकार ने आज तक रखे। आज तक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तीनों मुल्कों में 1861 की आईपीसी पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। उससे बहुत सारे कानून आपका योगी आदित्यनाथ आज भी यूज कर रहे हैं। आज भी लोगों को मारने के लिए, लोगों का दमन करने के लिए वो अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तीनों मुल्कों में यूज किए जाते हैं। ये जो आपके एक्ट हैं 295C वगैरह, 124A वगैरह, ये जो देशद्रोह का कानून है, ये सारे कानून जो बड़े बड़े धड़ल्ले से हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार, शाह की सरकार, योगी की सरकार बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों के में बंद कर रही है। कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगा रखा है, और तमाम लोगों के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगा रखे हैं। तो वो सारे 1861 के आईपीसी के कानून। तो ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम जो है, इसको हिंदुस्तानियों ने कभी अच्छी तरह खत्म किया ही नहीं। आज तक तीनों सरकारों ने, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, वो हिंदुस्तान के अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून खत्म नहीं किए, जबकि अंग्रेजों ने अपने मुल्कों में ये कानून खत्म कर दिए। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने ये देशद्रोह का कानून अपने कानून की किताब से खत्म कर दिया, समुद्र में उठा के फेंक दिया। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जो है उसको चिपका के रखे हुए है, ताकि अपने विरोधियों का वो दमन कर सके। अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी तरह दमन जो है वो आज की सरकार कर रही है हिंदुस्तान की उस जनता का, जो काले कानूनों के खिलाफ, यूआपा के खिलाफ या सीएए के खिलाफ संघर्ष करती है। तो खैर, वो उस वक्त कांग्रेस 1885 में बनी। एओ ह्यूम उसके संस्थापक थे, एक अंग्रेज ही। लेकिन धीरे धीरे वो हिंदुस्तानी नेता जो है, उन्होंने कांग्रेस, दादा भाई नारोजी बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, और जो उनकी अन ब्रिटिश एक किताब है उनकी बड़ी मशहूर, वो आपको नेट पे भी फ्री मिल जाती है। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके बहुत 1300 पन्ने की बड़ी किताब है। तो दादा भाई नारोजी इंग्लैंड के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, और कांग्रेस पार्टी के भी 2-3 बार वो अध्यक्ष रहे।
तो दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े पुराने देशभक्तों में हैं। और उसके साथ कांग्रेस के अंदर लंबे समय तक वो एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल में लाल बाल पाल की जो है त्रिवेणी मशहूर थी। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। तो ये तीनों को गरम दल का नेता माना जाता था। तो ये जो चाफेकर बंधुओं वगैरह थे, ये बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार मराठी में निकालते थे महाराष्ट्र से। तो उसमें लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे और उसकी वजह से ही बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई थी। और उनकी 6 साल की उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने था। मोहम्मद अली जिन्ना उनके दोस्त भी थे बाल गंगाधर तिलक के और उनके वकील भी थे। तो उनका मुकदमा उन्होंने लड़ा था। और वो जो है माने 6 साल जब वो जेल में बंद रहे और उसमें लेनिन ने भी जो है बाल गंगाधर तिलक को एक तरीके से याद किया था रूस में कि हिंदुस्तान में इस तरीके से जो जुल्म अंग्रेजी सरकार कर रही है, तो उसमें उनको भी याद किया। तो उस वक्त दूसरी जो नरम दल की धारा थी उसमें गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह और महादेव गोविंद रानाडे वगैरह ये विद्वान लोग थे। तो ये सारा कुछ चल रहा था साथ साथ। अब जो क्रांतिकारी आंदोलन 1897 में महाराष्ट्र से शुरू हुआ वो बंगाल में भी खूब फला फूला। और 1905 में एक और जो बहुत जालिम अंग्रेज वायसराय था करजन, तो उसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो पहला सांप्रदायिक विभाजन बंगाल का अंग्रेजों ने किया। असल में हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की बीमारी जो है, जो बहुत भयंकर बीमारी है, जो आज भी बड़ी भयंकर, और आपके यूपी में तो बहुत ही भयंकर तरीके से कि आपका शासक योगी जो है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक है और जो है वो एक योगी का बाना पहन के पूरे हिंदुस्तान को की जो सेक्युलर परंपरा है उसको नष्ट कर रहा है। तो वो मैंने उसमें जो परंपरा थी उसमें उस वक्त 2-3 क्रांतिकारी संगठन पैदा हुए, अनुशीलन और युगांतर। अनुशीलन के भी 2 ग्रुप थे, एक ढाका बेस्ड ग्रुप था, एक कलकत्ता बेस्ड ग्रुप था और युगांतर वगैरह। तो उस सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ पूरा बंगाल एकजुट खड़ा हो गया था। माने उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर भी और तमाम जो बंगाल के विद्वान थे वो सब खड़े हुए इसमें। और बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वक्त काल दी थी कि उस साल जो राखी का त्यौहार आए जिसमें बहन भाइयों को राखियां बांधती हैं, तो उस बार हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी थी। तो ये परंपरा है हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भाव की। तो उसमें मैंने और उसके खिलाफ क्रांतिकारी भी हुए और खुदीराम बोस उसी में सबसे छोटी उम्र के क्रांतिकारी जिनको फांसी लगी 1908 में, तो वो खुदीराम बोस थे। तो इस तरीके से मैंने अल्टीमेटली अंततः इतना जबरदस्त प्रतिरोध था वो 1911 में अंग्रेजों को उसको बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा और पुनः बंगाल को एक करना पड़ा। और विडंबना ये है कि जिस बंगाल में अपनी सांप्रदायिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का इतना जबरदस्त रूप 1905 और 1911 और पूरे दौर में दिखाया था, उसी बंगाल को फिर अंग्रेजों ने जब बांटा अपने भारत को छोड़ने से पहले 1947 में, तो उसी आधार पे बांटा जिस आधार पे उन्होंने 1905 में बांटा था। माने जो मुस्लिम बहुल इलाका था जिसको उस वक्त ईस्ट बंगाल कहा जाता था और आज बांग्लादेश कहा जाता है, और जिसको आज वेस्ट बंगाल कहा जाता था, वो मैंने ये दोनों टर्म नहीं थी बंगाल के लिए, खाली बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल ही टर्म चलती थी दोनों बंगालों के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने ही इसको पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा था। और जब 1947 का विभाजन हुआ तो और उस वक्त एक वक्त सांप्रदायिक एकता के जबरदस्त नज़ारे दिखाए गए हिंदुस्तानियों द्वारा 1905 और 11 के बीच में। उसी वक्त 1946 में जितने भयंकर दंगे नोआखाली में हुए, नोआखाली तो अब चला गया है पाकिस्तान में,
लेकिन नोआखाली में और कलकत्ता में मैंने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल थी 1946 में, उसकी जिन्ना की। तो उस जिन्ना की डायरेक्शन एक्शन कॉल के चलते भयंकर कत्लेआम हुआ। कई हजार लोग जो है उस सांप्रदायिक नफरत का शिकार हो गए थे। मैंने बंगाल में हिंदू ज़्यादा मारे गए और उसके बदले में बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों को ज़्यादा मारा। तो ये 1946-47 का वो था, और जिसमें गांधी जी की भूमिका बहुत ज़बरदस्त थी। असल में गांधी जी हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े शहीद हैं। मैंने आपका सीरीज जो है गांधी एट 150 जो चल रही है, तो मैं उसमें गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि एक सांप्रदायिकता के विरुद्ध शहीद होने वाले बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के उस नायक के रूप में उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त जो है लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को एक रखने की भी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। और हिंदुस्तान की ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, आरएसएस और मुस्लिम लीग और खालिस्तान टाइप, तो ये सारी ताकतें अगर ना हिंदुस्तान में उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ मिलके हिंदुस्तान को सांप्रदायिक आधार पे बंटवाती, हिंदुस्तान के सांप्रदायिक आधार पे, फिरका प्रस्ती के आधार पे बंटवारा कराने में इन तीनों संगठनों का रोल है। खाली मुस्लिम लीग का रोल नहीं है, आरएसएस का भी उतना ही रोल है, सिख अतिवादियों का भी उतना ही रोल है। तो इन सब ने मिल के हिंदुस्तान को बंटवाया है, बंटवारा करवाया है। वरना आज पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क होता और इतनी बड़ी ताकत होता पूरी दुनिया की। और उसमें मैंने अब चीन को इतनी बड़ी ताकत समझा जा रहा है, तो वो चीन से ज़्यादा बड़ी ताकत हिंदुस्तान होता अगर ये तीनों मुल्क एक ही रह जाते, क्योंकि वो तीनों मुल्कों की जो सभ्यता और संस्कृति है वो एक जैसी ही है कि खाली सांप्रदायिक आधार पे लोगों को बांटा गया है, लेकिन सांप्रदायिक आधार संस्कृति का आधार नहीं है। सभ्यता और संस्कृति का आधार तो एक मिला जुला जीवन शैली जो है, भाषा, शैली, जीवन जीने का तरीका, सलीका, ये सब सभ्यता और संस्कृति के आधार है। और इस सभ्यता और संस्कृति के आधार पे तीनों मुल्कों की सभ्यता और संस्कृति, बल्कि साउथ एशिया की ही पूरी दक्षिण एशिया की सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से बहुत मिली जुली है। आज भी जो है अगर आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो तमिलनाडु और मालदीव वगैरह का और श्रीलंका वगैरह का, तीनों का आपस में सांस्कृतिक सांझ है। और अगर नॉर्थ में देखेंगे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आपस में बहुत गहरी सांस्कृतिक सांझ है, और इसी में अफगानिस्तान भी आ जाता है। तो अफगानिस्तान तक महाराजा रणजीत सिंह का राज जो है वो 1800 मैंने कहना चाहिए कि 1799 से लेके 1839 तक करीब 40 साल महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा। और जब तक महाराजा रणजीत सिंह का राज था पंजाब में, तो अंग्रेज पंजाब को कब्जे में नहीं कर पाए थे। पंजाब के ऊपर कब्जा अंग्रेजों का बहुत बाद में हुआ। 1757 से 1847 तक पूरे 90 साल तक जब पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अंग्रेज पंजाब को कब्जे में नहीं कर पाए थे। और वो महाराजा रणजीत सिंह का राज खालसा राज कहा जाता है, और वो इतना ज़बरदस्त था कि उसको काबुल तक उनका राज था, अफगानिस्तान तक उनका राज था। तो वो मैंने ये सारा जो एक सांस्कृतिक रूप है, तो साउथ एशिया का बहुत मिला जुला रूप है। तो इसलिए साउथ एशिया को उस तरह से यूनियन के रूप में भी, एक जियोग्राफिकल और एक कल्चरल यूनियन के रूप में भी देखा जाता है। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, जो इन शासकों की तरह सांस्कृतिक सांप्रदायिक विचारों से ग्रस्त नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन है, उसमें 28-29 मुल्कों की एक पूरी यूनियन बनी हुई है, जिस यूनियन ने अपना पूरा जो मुद्रा है, करेंसी है, वो भी यूरो करके एक बना रखी है। और बहुत बड़ी उन मुल्कों में इतनी ज़बरदस्त एक तरीके से कहना चाहिए कि एक दूसरे का उन्होंने साथ देकर ऐसी एक यूनियन बनाई है, जिसके चलते सबका आर्थिक विकास बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, और एक बड़ी ताकत के रूप में भी यूरोपियन यूनियन है। अगर ये साउथ एशिया के मुल्क
माने ईस्ट एशिया वालों ने भी थोड़ी अपनी यूनियन बनाई हुई है। ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह ये सब मुल्क आते हैं। वो मुल्क भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, बहुत कम वहाँ पे झगड़े हैं। माने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, 7-8 उनके भी 7-8 मुल्क हैं। ये सबसे ज्यादा झगड़े लड़ाइयाँ ये साउथ एशिया के मुल्कों में है, क्योंकि इन साउथ एशिया के मुल्कों में सबसे ज्यादा नफरत से भरे हुए शासक राज कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सब ऐसे शासक हैं जो सांप्रदायिकता के जहर से भरे हुए हैं और अपने मुल्कों को एक दूसरे के ऊपर सांप्रदायिकता के आधार पे भड़काते रहते हैं। और उनको उनमें और फिर पूरे हिंदुस्तानी और सारी मुल्कों की सेनाओं का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ऊपर मैंने लड़ाइयाँ करवाने में। और अंदर भी लड़ाइयाँ करवाते हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी सीमाओं पर भी लड़ाइयाँ करवाते हैं। तो ये इस मुल्क के लोगों की बदकिस्मती है कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत जो जिन्ना के साथ जो है बड़ा उनका नज़दीकी संबंध था। तो गांधी और जिन्ना तो बहुत दोनों गुजरात से थे और दोनों में आपस में बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत निकटता भी थी। और वो दोनों मिलकर अगर कुछ फैसले कर लेते और कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनको मान लेती तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही आज ये दुर्दिन, बुरे दिन जो है वो देखने ना पड़ता। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि उसके बाद से मैंने 1913 में जब मैं आपको बताया कि अमेरिका में जैसे गदर पार्टी बनी तो शिव वर्मा ने कहा कि ये हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन की पहली एक सेक्युलर क्रांतिकारी संगठन था। ये ऐसा संगठन था 1913 में जो गदर पार्टी बनी जो धर्म को राजनीति से अलग रखता था और धर्म को क्रांतिकारी कामों के बीच लाने से परे रहता था। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे और वो सारे जो है मिलके सब एक दूसरे के साथ काम करते थे और एक दूसरे के लिए आज़ादी के लिए लड़ते थे, क्रांति के काम में भी लड़ते थे। तो करतार सिंह सराभा उसके बहुत बड़े हीरो हुए, विष्णु गणेश पिंगले जो महाराष्ट्र से थे। और इस तरीके से मैंने करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले को एक ही दिन फांसी हुई 16 नवंबर 1915 को। तो करतार सिंह सराभा भी लगभग खुदीराम बोस से बस 1 साल ही बड़े थे। वो 19 साल के थे और खुदीराम बोस 18.5 साल का था। तो जिस तरीके से क्रांतिकारियों में इस तरह की जो एकता थी वो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे थी। हालांकि कहा जाता है कि गदर पार्टी पंजाब के लोगों की ज़्यादा थी। सही है, पंजाब के लोग ज़्यादा थे, लेकिन उसमें मौलवी बरकतुल्ला और तमाम इस तरह के लोग जो हैं, जो शहीदों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमान भी उसमें शहीद हुए हैं। तो सिंगापुर में तो जो गदर पार्टी ने बगावत की थी तो उसमें अंग्रेज़ों ने जिस बुरी तरह से एक दीवार में खड़े करके 40-45 हिंदुस्तानी फौजियों ने ही बगावत की। असल में जो गदर पार्टी का भी रूप था वो हिंदुस्तानी फौज के अंदर ही बगावत करवाने का था। तो हिंदुस्तान में भी वैसी ही कोशिश की गई और हिंदुस्तान से बाहर भी कई जगह, ये शंघाई में, चाइना में भी गदर पार्टी ने कुछ किया था। और सिंगापुर में तो बहुत बड़ा कत्लेआम किया था अंग्रेजों ने। 46 लोगों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी थी, उसके चित्र मिल जाते हैं और वो सब के सब मुसलमान थे। तो गदर पार्टी में इस तरह से जितने हिंदू सिख शहीद हुए हैं उसमें मुसलमान भी शहीद हुए। तो वो मैंने गदर पार्टी बनाई गई तो शिव वर्मा ने कहा कि ये पहला एक बड़ा प्रोग्रेसिव संगठन था और वो अमेरिका के रिपब्लिकन उससे फॉर्म से प्रभावित था क्योंकि वो लोग अमेरिका में रहे थे, अमेरिका की आज़ादी को देखा था उन्होंने। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ की 50 रियासतों की यूनियन है, तो आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 रियासतें हैं, सिर्फ 50 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और गदर पार्टी के लोग भी चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का एक नक्शा भी बनाया था और उसमें वो सारा जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो सब है, तो उसको उन्होंने अपने ढंग से रखा था। तो लेकिन वो उनका नहीं चल पाया। लेकिन ऐतिहासिक रूप से
आज भी जो आदर्श है उसका आज भी है। तो वो ये जो कांग्रेस के अंदर मैं बता रहा था धर्म दल और धर्म दल की लड़ाई, तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक के देहांत के बाद तो गांधी जी एक तरीके से एक छत्र नेता बन गए कांग्रेस के। तो हालांकि कभी कांग्रेस पार्टी में उस तरीके से उन्होंने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लेवल पे ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो कांग्रेस के एक तरीके से सर्वेसर्वा थे। मैंने सब कांग्रेस के लोग उनकी ही ओर देखते थे, जो भी वो फैसले लेते थे वो गांधी जी की इच्छा अनुसार ही लेते थे। तो उस समय जो सबसे बड़ा कांड हुआ 1914 और 1919 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उसमें हिंदुस्तान के हजारों सिपाहियों ने अंग्रेजों के लिए जान कुर्बान की थी, और उसमें जो हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेजी फौज में भर्ती करवाया गया, तो गांधी जी ने भी करवाया था, इसलिए उनको अंग्रेजों ने कैसरे हिंद का खिताब भी दिया था, एक खिताब भी दिया था। वो खिताब उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड के बाद वापस किया था। वो हमारे जो बहुत बड़े जो कहना चाहिए कवि हैं, हिंदुस्तान की शान है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड दी हुई थी, तो गांधी जी ने उस वक्त अपना कैसरे हिंद वापस किया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस किया था। तो 1900 सैकड़े हजारों लोगों की कुर्बानी प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों ने दी, और हिंदुस्तानियों को अपेक्षा थी कि वो कुछ हिंदुस्तान में आज़ादी देंगे। अगर आज़ादी नहीं देंगे तो कम से कम एक खुली सोसाइटी, जैसा इंग्लैंड की अपनी जनतांत्रिक सोसाइटी थी या अमेरिका की जनतांत्रिक सोसाइटी थी, तो वैसी कोई ना कोई सुधार लाएंगे जिसके चलते हिंदुस्तान में लोग महसूस करेंगे कि उनका अपना राज्य, जैसे होम रूल। तो तिलक का जो संगठन था, तिलक का नारा होम रूल का था, यानी अब स्वराज, जैसे तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो चाहते, स्वराज पार्टी भी बनी, मोतीलाल नेहरू की पार्टी स्वराज पार्टी कहलाती थी। आज भी स्वराज अभियान चल रहा है हिंदुस्तान में, योगेंद्र यादव वगैरह वो चलाते हैं, उसको स्वराज अभियान कहते हैं। तो स्वराज शब्द जो है अपने आप में, वो अंग्रेजी में होम रूल हो। एनी बेसेंट तो तिलक की बहुत नज़दीकी साथी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी कई बार अध्यक्ष रही। वो एनी बेसेंट, आजकल तो विदेशी के नाम पे पता नहीं किस किस को गाली दी जाती है, और किसी को इटली का कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है। तो एनी बेसेंट तो खुद ब्रिटिश थी, लेकिन वो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े भी। तो वो इसलिए मैंने वो जो है ना सिस्टर निवेदिता, आजकल स्वामी विवेकानंद की बड़ी चर्चा होती है, स्वामी विवेकानंद का बड़ा सम्मान किया जाता है, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी तरीके से भी सम्मान करते हैं। तो जो लोग पाखंडी तरीके से सम्मान करते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी सबसे नज़दीकी सहयोगियों में सिस्टर निवेदिता थी, जिसको आपने हिंदी में या उसका नाम सिस्टर निवेदिता रखा है, लेकिन उसका नाम तो मार्गरेट था। उसको वो तो ब्रिटिश महिला थी, विदेशी महिला थी। तो वो मैंने हिंदुस्तान में इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुस्तान की संस्कृति का एक हिस्सा भी रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति का एक रूप वसुधैव कुटुंबकम भी है, जिसके ऊपर भगत सिंह ने बड़ा शानदार लेख विश्व प्रेम भी लिखा है। तो विश्व प्रेम में उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की ही चर्चा की। इसलिए हिंदुस्तान के लिए किसी भी देश के कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी ये जो रंग भेद है और तमाम चीजें हैं दुनिया में, ऐसा हिंदुस्तान का वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानता। वो विश्व के हर नागरिक को एक कुटुंब मानता है। जो विश्व के हर नागरिक को एक कुटुंब मानेगा तो वो कैसे किसी दूसरे देश के लोगों से नफरत करे या किसी। अब पूरे दुनिया में इस वक्त ब्लैक लाइव्स मैटर, अश्वेत लोगों की जानों की कीमत है, ये पूरा आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है, इतना जबरदस्त आंदोलन है। लेकिन हिंदुस्तान में तो हम तो अपने ही दलितों के ऊपर इतना भयंकर अत्याचार करते हैं और अपने ही आदिवासियों के ऊपर इतना भयंकर अत्याचार करते हैं यहाँ के शासक और यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं, सामंत लोग हैं और पूंजीपति लोग हैं और उनके गुर्गे हैं।
तो गुंडे जो है उनके वो भी करते हैं। तो हमारे यहाँ इसी के बरक्कस कहा जाता है दलित लाइव्स मैटर, दलितों की जान की भी कीमत है, और आदिवासी लाइफ मैटर, आदिवासियों की जान की भी कीमत है, माइनॉरिटीज लाइफ मैटर, अल्पसंख्यकों की जान की भी कीमत है। तो मैंने मुसलमानों के साथ इतनी नफरत की जाती है, मुसलमानों को इतना लिंच किया जा रहा है पिछले 6 साल से, तो मैंने इस तरीके से जो पूरा हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, असल में वो आज़ादी के संग्राम की ही कंटिन्यूशन। मैंने जो स्थितियां हिंदुस्तान में आज़ादी संग्राम के दौरान थी, वैसे ही स्थितियां कुछ सुधर गई, कुछ बिगड़ गई। कुछ सुधरी है, मैंने नेहरू के ज़माने में थोड़ा सुधरा। पंडित नेहरू का जो ज़माना रहा वो 47 से 64 तक या आगे 70 तक भी जो चलता रहा, तो वो सुधरने का दौर था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हिंदुस्तान में सुधरी भी, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जिससे हिंदुस्तान में थोड़ा सा एक डेमोक्रेटिक फीलिंग भी हुई। लेकिन आज के पिछले 6 साल के दौर में पूरे तरह से उस सारे 70 साल का सब कुछ नष्ट करके, पूरे जनतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करके, एक सांप्रदायिक नफरत का माहौल पैदा करके और एक दमनकारी तंत्र पैदा करके, तो आज की सरकार ये सब कर रही है। वो पूरे उसके गांधी जी की परंपरा को भी नष्ट कर रही है, नेहरू की परंपरा को भी नष्ट कर रही है, भगत सिंह की परंपरा को भी नष्ट कर रही है, सुभाष चंद्र बोस की परंपरा को भी नष्ट कर रही है, सब आज़ादी संग्राम के अम्बेडकर की परंपरा को भी नष्ट कर रही है। तो पूरे आज़ादी संग्राम की जो एक प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन थी, जो एक प्रगतिशील परंपरा थी, उसको पूरी तरह से नष्ट पिछले 6 साल में कर दिया गया, और आज और बुरी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि आजकल वो सत्ता में है। तो वो सत्ता में रहते हुए मैंने इतना झूठ फैलाते हैं, नेहरू के बारे में इतना झूठ फैलाया जाता है, गांधी जी के बारे में रस्मी तौर पे उनको बड़ी नाम वाम लिया जाता है, लेकिन अगर आप आरएसएस के और उनके असली रूप को देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप को देख लो, तो वहाँ सब में नाथूराम गोडसे को ही जो है हीरो बनाया जाता है। तो नाथूराम गोडसे ही असल में उनका हीरो है, तो आरएसएस का। ये गांधी जी का तो नाम वो पाखंड के लिए, एक चेहरा के ऊपर गांधी और मुंह पे, जुबान पे गांधी, दिल में गोडसे, ये आरएसएस की पूरी असलियत। और वो पूरे हिंदुस्तान में माहौल 6 साल में उन्होंने वैसा ही पैदा किया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, और असल में मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले गया आपका, तो आपको मैं उसके बाद से मैंने जो क्रांतिकारी आंदोलन, गदर पार्टी का आंदोलन भी असफल हो गया। 1915 में उन्होंने फिर कोशिश की पंजाब में गदर करने की, वो सफल नहीं हुआ, और सराबा की फांसी नहीं, मैंने 100 से ज़्यादा लोग शहीद उसमें भी हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि 46 लोगों को तो सिंगापुर में ही अंग्रेजी फौज के लोगों को, सिंगापुर में उस वक्त अंग्रेज के कब्जे में था, तो उस पर उन्होंने गोलियों से उड़ा दिया था। लेकिन उसके बाद से 1921 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की, बड़े ज़बरदस्त मूवमेंट शुरू की पूरे हिंदुस्तान में, और सारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी भी उसमें शामिल हो गए, और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम लोग शामिल हुए। तो मैंने वहाँ पे बनारस में, चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र उस समय समझ लीजिए कि 16 साल की थी, तो बनारस में उन्होंने, उसमें वो संस्कृत के छात्र थे बनारस में, और महात्मा गांधी की जय कहकर मैंने अपनी पीठ पे 15 कोड़े खाए, और इतने भयंकर कोड़े थे, पीठ नंगी करके अंग्रेज कोड़े लगाते थे, और उस कोड़े से, एक ही कोड़े से पूरी पीठ छिल जाती थी, खून, ऐसे खून होने लगता था, और आदमी की हालत इतनी खराब होती थी। लेकिन उस 16 साल के लड़के ने, आजकल तो आप लड़का ही कहोगे, लेकिन उस 16 साल के युवा क्रांतिकारी ने हर कोड़े पे महात्मा गांधी की जय कहा, हर कोड़े पे महात्मा गांधी की जय कहा, और उससे पूछा गया तुम्हारा नाम, उसने कहा आजाद। तो मैंने इस तरीके से, मैंने तुम्हारे बाप का नाम सुराज, इस तरीके से उसने जवाब दिया, और वो इतना खूनो खून हो गया था कि उसके बाद से जब उसको उतारा गया टिकटिकी से, जिसके ऊपर बांध कर कूड़े लगाए जाते हैं, आपको तो कल्पना नहीं है, आज की युवा पीढ़ी को इस बात की कल्पना नहीं है, ये कोड़े जलियांवाला बाग के आंदोलन के दौरान भी, जलियांवाला बाग में जो बड़ी ज़बरदस्त 13 अप्रैल 1919 को, अब 101 साल हो गए उसको, तो 1000 लोगों को अंग्रेज़ों ने गोलियों से उड़ा दिया था जलियांवाला बाग के अंदर।
जिसकी शताब्दी पिछले साल मनाई गई, और वैसे वहाँ पे टिकटों पे लगा के 3-4 महीने तक इतना जुल्म हुआ था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। असल में गांधी जी उसी वक्त बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए, क्योंकि गांधी जी ने ही उस वक्त पंजाब जाना था, तो पंजाब उन्होंने ही उस वक्त ज़्यादातर कॉल दी थी कि इस तरीके से रजिस्ट करना है। तो उसके बाद से मैंने वो कोड़े लगाने की परंपरा जो उस वक्त जलियांवाला बाग में पता नहीं कितने शहरों में, गुजरांवाला शहर जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर तो बम गिराए गए थे अंग्रेज़ों ने हवाई जहाज से, इतना लोगों पर जुल्म किया था। और उसी परंपरा में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पीठ पे जब कोड़े खाए, लेकिन गांधी जी ने, और दवा भी नहीं लगाई, उन्होंने कहा मैं अंग्रेज़ों के हाथ की दवा नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद से किसी राष्ट्रवादी की दुकान पे जाके तो उन्होंने अपनी पीठ पे दवा वगैरह लगवाई थी। तो वो सारे, और भगत सिंह भी अपने पिता के साथ उसमें इन सब चीज़ों में बहुत सक्रिय थे। भगत सिंह तो गए थे जलियांवाला बाग में अगले ही दिन, वहाँ से खून सनी मिट्टी ले आए थे, और वो खून सनी मिट्टी आज भी वहाँ के भगत सिंह के गांव में, पैतृक गांव में, वहाँ पे आज भी वो जो वहाँ म्यूजियम बना हुआ है उसमें आज भी वो संभाल के रखी हुई है, उस शीशी में खून सनी मिट्टी जो है। तो वो मैंने इतना उसका सबका असर था उसके ऊपर। भगत सिंह के चाचा और लाला लाजपत राय ने तो 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था, जिसमें भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को 38 साल की देशबद्र होने की सजा मिली। मैंने वो 1909 में जब हिंदुस्तान से बाहर गए देश से, तो पलटकर 1947 में ही वापस आ चुके थे। पंडित नेहरू ने उनको वापस बुलाया, मार्च 47 में वो वापस आए, और ठीक 15 अगस्त 47 को पंडित नेहरू का भाषण सुन के रात के 12 बजे, तो सुबह 3 बजे के करीब उनका देहांत हुआ। यानी वो बहुत बीमार हालत में थे, तो डलहौजी में रह रहे थे उसमें। तो भगत सिंह के परिवार का तो पूरा परिवार ही देश के लिए शहादत, उनके चाचा ने, स्वर्ण सिंह ने 23 साल की उम्र में शहादत दी, क्योंकि वो जेल में उनको तपेदिक की बीमारी हो गई, तो वो 1910 में ही शहीद हो गए थे 23 साल की उम्र में। तो उनके पिता तो बार बार जेल जाते थे। तो वो मैंने वो सारा दौर था ऐसा। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा क्रांतिकारियों को झटका लगा जब 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौरी चौरा में जो कांड हुआ था गोरखपुर के पास, तो उसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था वहाँ की जनता ने, क्योंकि इतना जुल्म किया था उस पुलिस ने, गांव-गांव में जा जाके इतना बुरी तरह से मारा था कि जनता के सब्र की, हालांकि गांधी जी ने कहा था कि बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए, लोग मान भी रहे थे, लेकिन इतना जुल्म जो है जब जमीन पे होता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि एक आम आदमी जो है उसको ऐसे बर्दाश्त कर सके। खुद गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी ने बाद में जब चौरी चौरा की फैक्ट फाइंडिंग टीम उसमें भेजी गांधी जी ने, तो उसमें देवदास गांधी भी गए थे। तो देवदास गांधी ने खुद अपनी रिपोर्ट में, और दूसरे लोग भी थे उसमें, ये जाहिर किया, ये स्पष्ट किया कि इतना जुल्म किया था अंग्रेजों ने वहाँ की जनता के ऊपर कि उनका कोई दोष नहीं था। वो जिस तरीके से उन्होंने आग लगाई उसमें पुलिस चौकी में, तो वो एक तरीके से एक भयंकर उनके कहना चाहिए कि जुल्म के प्रतिरोध का। तो वो, लेकिन गांधी जी ने तुरंत वापस ले लिया अपना असहयोग आंदोलन, और वो इतना जबरदस्त झटका था पूरे मुल्क के लिए। सबने ही, कांग्रेस के अंदर से भी गांधी जी का विरोध सबने किया। मोतीलाल नेहरू हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सबने कहा था कि ये तो गांधी जी ने गलत काम किया, क्योंकि जनता लाखों करोड़ों की संख्या में उठ खड़ी हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। तो उसके चलते इन क्रांतिकारियों ने सोचा, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, इन्होंने कहा कि नहीं, अब गांधी जी के रास्ते से हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलेगी, उसके लिए क्रांतिकारी रास्ता ही अपनाना होगा। तो इन लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने 1923 में बनारस में, उसमें अनुशीलन के लोग भी थे, बंगाल से युगांतर के लोग भी थे, महाराष्ट्र के लोग भी थे, पंजाब के लोग भी थे, यूपी के लोग भी थे, बिहार के लोग भी थे। तो सचिंद्रनाथ सान्याल जो पहले क्रांतिकारी आंदोलन में
बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में उम्र कैद भुगत चुके थे, एक उम्र कैद। तो उन्होंने मैंने वो इसमें गदर पार्टी वाले आंदोलन में एक उम्र कैद भुगत चुके थे, तो वो गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस और चंद्रा सान्याल ये गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। तो उसके बाद से उन्होंने फिर ये हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन हो गया था, और उसी में ये सब चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, ज्यादातर उसमें बहुत यूपी के लोग थे, बिहार के लोग थे, राजेंद्र लहरी, अभी 2-3 दिन पहले ही राजेंद्र लहरी का जन्मदिन था, गोंडा जेल में उनको फांसी हुई थी। तो उनको मिला के HRA और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, माने उसका जो मिलिटेंट विंग था वो बनाया। तो 1 जनवरी 25 को इन लोगों ने पर्चा निकाला, दी रेवोल्यूशनरी, तो पूरे हिंदुस्तान में वो पर्चा बांटा गया। और फिर इसी संगठन ने, HRA ने 9 अगस्त 1925 को, वो बड़ी मशहूर है, वो काकोरी की रेल डकैती की। तो काकोरी स्टेशन आपका शाहजहांपुर और वो मैंने लखनऊ के पास है, मैं गया हूँ काकोरी, तो लखनऊ से थोड़ा पहले 1-2 स्टेशन पहले आता है। तो हम लोग तो लखनऊ से वहाँ पे कार पे गए थे। तो यहीं लखनऊ के कार्यकर्ताओं के, आपके बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं लखनऊ की ताहिरा हसन, तो ताहिरा हसन और उनके पति के साथ तो हम लोग काकोरी गए थे, काकोरी स्मारक देख कर आए थे। तो काकोरी में 9 अगस्त तो क्रांतिकारी दल को पैसे की जरूरत होती थी, तो इसलिए वो सरकारी पैसा लूटते थे। तो सरकारी खजाना जा रहा था काकोरी ट्रेन से, और उसको वहाँ पे काकोरी में रोक के इन लोगों ने, तो बहुत सारे लोग थे उसमें, चंद्रशेखर आजाद भी थे, तो वो खजाना लूट लिया था। तो बाद में उसी केस में, वो काकोरी केस बहुत मशहूर हुआ, उसमें बहुत सारे लोग थे, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, इन चारों को फांसी दी गई 1927 में। 19 दिसंबर को 3 लोगों को फांसी दी गई अलग अलग जेलों में। बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई, और राजेंद्र लहरी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को ही गोंडा जेल में फांसी दी गई। इंसिडेंटली मैं चारों जगहों पे गया, गोंडा जेल का भी मैंने स्मारक देखा है, और रोशन सिंह को जहाँ फांसी दी गई है उसको भी मैंने देखा है, फैजाबाद भी मैं गया हूँ उस स्मारक को देखने, और गोरखपुर में भी जहाँ बिस्मिल जी को फांसी दी गई वो सब मैंने देखे हैं। तो वो मैंने, लेकिन HRA ने फिर अपने जन संगठन भी बनाने शुरू किए। तो पंजाब में विशेष तौर पे नौजवान भारत सभा 1924-25 से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था, 1926 से तो नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया था उसने, और लाहौर स्टूडेंट यूनियन और पंजाब स्टूडेंट यूनियन, तो ये पंजाब के विद्यार्थियों के संगठन थे। तो आज भी पंजाब में पंजाब स्टूडेंट यूनियन नाम से संगठन है, उसमें कई सारे गुट हैं। तो उन सब से वो अपना जन आंदोलन करते थे। तो उन जन आंदोलन में नौजवान भारत सभा अपनी जो भी मीटिंग करती थी, तो उसमें करतार सिंह सराभा का चित्र रख के मंच पे पहले उसको फूल माला पहनाते थे, उसके बाद से अपनी जनसभा करते थे। तो ये सारा जो है चल रहा था प्रक्रिया, और उसी के चलते इन्होंने, क्रांतिकारी आंदोलन ने अपना वैचारिक विकास भी किया। असल में आपको सबको शिव वर्मा की जो पुस्तक है, या उसकी अलग से भी पुस्तक मिल जाती है, नेट पे भी आपको मिल जाती है, आज तो व्हाट्सएप पे आजकल खूब सर्कुलेट हो रही हैं ये सारी चीज़ें, तो आपके भी किसी के पास कुछ ना कुछ आ गया होगा, तो उसमें ज़रूर पढ़ें क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास। तो उसमें 1928 में इन क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि ये हम जो काम कर रहे हैं ना, क्रांतिकारी गतिविधियां, बैंक लूटने की या अंग्रेज़ों की इधर उधर हत्याएं करने की, इससे क्रांति का काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए वो तब तक रूस में जो 1917 की रशियन रेवोल्यूशन था, या सोवियत रेवोल्यूशन था, या बोल्शेविक रेवोल्यूशन उसको कहा जाता है, लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति हो चुकी थी, और असल में ये क्रांतिकारी उससे बहुत प्रभावित हुए। उनको ये तमाम दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन करते रहते थे,
आयरिश क्रांतिकारी का इन्होंने अध्ययन किया, इटली के क्रांतिकारी उनका अध्ययन किया, और सबसे ज़्यादा फिर उसी वक्त इन्होंने रूस के क्रांतिकारी आंदोलन का, रूस की क्रांति का अध्ययन किया। और इसके बाद से 8 और 9 सितंबर 1928 को वहाँ पे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में ये सारे क्रांतिकारी मिले, मैंने सारे स्टेटों के प्रतिनिधि थे उसमें, 10 ही लोग थे उसमें। तो उसमें उन्होंने अपने संगठन का नाम बदल के HSRA किया, उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये बने भगत सिंह उनके क्रांतिकारी वैचारिक नेता बने, और चंद्रशेखर आज़ाद उनके सैनिक विंग के कमांडर बने। और फिर इस आंदोलन के जरिए उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जो अक्टूबर 1928 में हिंदुस्तान में आया था और तमाम शहरों में गया था। तो लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को बड़ा ज़बरदस्त जन विरोध उसका, तो उसके नेतृत्व के लिए उन्होंने लाला लाजपत राय से कहा। तो लाला लाजपत राय के साथ इन क्रांतिकारियों के बड़े जिसको कहना चाहिए जटिल संबंध थे। तो उनकी सांप्रदायिक नीतियों का वो विरोध करते थे, लेकिन उनको शेर पंजाब बहुत जन नेता भी मानते थे। तो इसलिए उनसे कहा और उन्होंने उसका नेतृत्व करना स्वीकार किया। इन नौजवानों ने साइमन कमीशन के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त संगठन किया, और उसी में लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके चलते 17 नवंबर 1928 को तो लाला लाजपत राय का देहांत हुआ। लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर को ही कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कफन में एक एक कील साबित हो। तो ये उनका बड़ा मशहूर वाक्य है। और उसके बाद से मैंने बसंती देवी, जो चित्तरंजन दास की विधवा थी, चित्तरंजन दास बहुत बड़े रेडिकल नेता थे, बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके ही शिष्य थे। तो वो बहुत बड़े वकील भी थे और क्रांतिकारियों के मुकदमे सब वही लड़ते थे, और वो क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत, कांग्रेस में थे तो क्रांतिकारी आंदोलन की बहुत सहायता भी करते थे। तो एक तरीके से उनके पैटर्न थे। जैसे मोतीलाल नेहरू भी क्रांतिकारियों की बहुत मदद करते थे। मैंने उनके घर में चंद्रशेखर आज़ाद ये सब जाते रहते थे इलाहाबाद में। आजकल तो मोतीलाल नेहरू का नाम बहुत बदनाम किया जा रहा है, उनको तो मुसलमान तक कहा जा रहा है। आरएसएस के लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या क्या बकवास चलती रहती है। लेकिन वही मोतीलाल नेहरू क्रांतिकारियों के बहुत बड़े हमदर्द थे। और जब दिल्ली असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो उसमें मोतीलाल नेहरू असेंबली में मौजूद थे। और वो मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, सिर्फ ये 2-4 लोग ही थे, मदन मोहन मालवीय, जो असेंबली में उस वक्त डरे नहीं थे, खड़े रहे थे। बाकी तो अंग्रेज तो छुपकर बेंचों के नीचे छिप गए थे। अंग्रेज तो इतना डर गए थे उससे। हालांकि वो बम बिल्कुल ही मामूली था, वो किसी को मारने के लिए नहीं था, वो खाली धमाका करने के लिए था। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है, टू मेक द डेफ हियर, दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट बम। वो कहते थे कि ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं, काले कानून, तो ये जनता के खिलाफ है। तो हम जनता को जगाना चाहते हैं और अंग्रेजों को भी जगाना चाहते हैं कि आप इन कानूनों को खत्म करिए, वरना जनता बगावत कर देगी। तो ये उन्होंने उस वक्त किया था। तो वो मैंने वो सारी प्रक्रिया जो चल रही थी, तो उसी के चलते उन्होंने अपना फैसला कर लिया था कि वो जन आंदोलन करेंगे। लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा भगत सिंह की किताबें दिखा दूं, शायद अगर आप देख सकें। तो ये 4 खंडों में भगत सिंह की पूरी राइटिंग है, ये हिंदी में है। इस किताब की चर्चा अंशु जी ने नहीं की आपसे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। भगत सिंह पहला खंड, पत्र, तार, पर्चे और अदालती बयान। भगत सिंह दूसरा खंड, लेख। भगत सिंह तीसरा खंड, क्रांतिकारियों के रेखा चित्र। और चौथा खंड, जेल नोटबुक और उनकी डान ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद। भगत सिंह बहुत बड़े पढ़ाकू भी थे, बहुत बड़े लिखार भी थे। तो इन की किताबों में यही एक ही वॉल्यूम में द भगत सिंह रीडर, ये 700 पन्नों की, 650 पन्नों की बड़ी किताब है, हार्पर कॉलिंस से छपी है अंग्रेजी में। तो आजकल ये किंडल बुक्स में सिर्फ 250 रुपये में
हार्पर कॉलिन वाले इसको अमेजन वाले बेच रहे हैं। और ये 4 किताबें भी एक ही वॉल्यूम में किंडल में अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी। ये प्रकाशन विभाग और सस्ता साहित्य मंडल से छपी है। सस्ता साहित्य मंडल की दुकानें तो हर रेलवे स्टेशन पे होती हैं, आपके लखनऊ में भी होंगे या पूरे यूपी एमपी में भी होंगे, तो वहाँ से आप स्टेशनों से ये किताबें भगत सिंह की खरीद सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भगत सिंह का जो वैचारिक रूप है वो आपको सामने नजर आता है। तो लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स 2 फरवरी 1931 का उनका बड़ा मशहूर लेख है। अछूत समस्या, दलितों के बारे में उनका बड़ा मशहूर लेख है। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, मैंने ये फिरका प्रस्ती जो फैलाते हैं आज के लोग भी फैलाते हैं, तो उसके बारे में उनका बड़ा मशहूर लेख है। और मजहब और हमारी आज़ादी की जंग, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, ये उनका बहुत मशहूर लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ वो तो सारी दुनिया जानती है, ये उनका बहुत मशहूर लेख है। तो इन सब लेखों में भगत सिंह ने मैंने महात्मा गांधी के साथ अपने वैचारिक मतभेद तो बताए हैं, लेकिन कभी उन्हें असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। महात्मा जी कहा हमेशा, उन्होंने कहा कि महात्मा जी जिस आदर्श की बात करते हैं वो आदर्श अव्यावहारिक है, तो वो आदर्श लागू नहीं होगा, बल्कि महात्मा जी के आदर्शों को उनके ही संगठन के लोग छोड़ देंगे, जैसे कांग्रेसियों ने बाद में आज़ादी मिलने के बाद छोड़ दिया उसको। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बिना क्रांति के हिंदुस्तान में कुछ तब्दीली नहीं हो सकती, इसके लिए जन क्रांति बहुत आवश्यक है। तो वो सारा कुछ इन लेखों में वो लिख के छोड़ गए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हुई, सब लोग मानते हैं कि भगत सिंह का इतना ज़बरदस्त बौद्धिक व्यक्तित्व था कि अगर वो जिंदा रहते तो हिंदुस्तान में समाजवादी क्रांति के नेता वही बनते। उनके नेतृत्व में, जैसे लेनिन के नेतृत्व में, जैसे फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा में, जैसे हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम में क्रांतियां हुई, समाजवादी क्रांतियां हुई, ऐसे हिंदुस्तान में भगत सिंह के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति होती जरूर वो, लेकिन और अंग्रेज इस बात को जानते थे, इसलिए वो अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरीके से भगत सिंह की जिंदगी को नष्ट कर दिया जाए, भगत सिंह की जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, ये पूरे क्लास सिस्टम के लिए खतरा है। ये जो वर्गों में बटा हुआ समाज है, श्रेणियों में बटा हुआ समाज है, एक तरफ 99% लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, मेहनतकश हैं, आज वो क्लास सोसाइटी पूरे तरीके से नंगे रूप के आपको कोविड-19 के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में पूरा हिंदुस्तान के समाज की सच्चाई नंगे रूप से सामने आ चुकी। कैसे लाखों मजदूर सड़कों पे गए, कैसे भूखों मरे, कैसे रेलवे स्टेशनों पे मरे, कैसे सड़कों पे मरे, कैसे 14-14 साल की लड़कियां 1200 मील साइकिल चला के अपने पिताओं को, अपने परिवारों को लेके वो पहुंचे, कैसे पैदल चले 1500 मील लोग। ये दिखा दिया कि ये जो सिस्टम था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, वो इतना क्रूर सिस्टम है। और जो है, मैंने आपको वंदे भारत के लिए विमान से भेज सकते हैं पूरी दुनिया के देशों में अमीर लोगों को लाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए मैंने कुछ भी नहीं कि आप उनको घरों तक पहुंचने का इंतजाम ही करें। बेचारे लुट गए बुरी तरह से, जो लाखों रुपए उनसे लूट लिए लोगों ने, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए थे तमाम जगहों पे, और बड़ी मुश्किल से जा जाके अपने घरों में पहुंचे। मैंने तो ये जो पूरा व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस कोविड-19 के दौर में नंगी हो चुकी है, पूरी जालिम व्यवस्था है। मैंने इतनी जालिम व्यवस्था है ये कि जो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, तब तो अंग्रेजों का राज था हिंदुस्तान में, और अन्न के भंडार भरे हुए थे पूरे बंगाल में, लेकिन 30 लाख लोग उस अकाल में मर गए, भूखों मर गए, क्योंकि चर्चिल ने कहा कि ये अनाज मैं अपने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं भूखे मरते, जो बंगाल का अपना अनाज था वो बंगाल के भूखे मरते लोगों को नहीं दिया गया। और वही हाल अब ये सरकार जो है इतनी जालिम सरकार है कि उनको कहती है 500 रुपये दे देते हैं, हम जो है 5 किलो अनाज दे देंगे, एक महीने में 5 किलो अनाज दे देंगे आप 10 के परिवार के लिए। और वो मैंने अमेरिका में जो इनका आदर्श है, वहाँ पे 1-1 लाख रुपया वहाँ के जो बेरोजगार उस वक्त हो गए हैं इस कोविड-19 के दौर में, उनको 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है।
और फूड की जो है पूरी व्यवस्था की है उन्होंने, मुफ्त बांटने की। पूरी गाड़ियां, आप टीवी पे देखते रहते होंगे कैसे गाड़ियां पूरी की पूरी सारे इंग्लैंड में और अमेरिका में और पूरे यूरोप में मुल्कों में खड़ी रहती हैं और कैसे लाइन लगी रहती है लोग अपना अनाज लेने के लिए, फूड लेने के लिए वहां पे। यहाँ पे पूरी इस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिए पूरे सारे के सारे 40 करोड़ हिंदुस्तानी इस समय इस सरकार के जुल्म के कारण मर रहे हैं कोविड-19 के दौर में। तो भगत सिंह होते और क्रांतिकारी गांधी जी भी होते, गांधी जी भी होते कि ऐसे व्यवस्था को, गांधी जी तो चाहते थे कि ये पूरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो शासक है सिर्फ ट्रस्टी के रूप में काम करे और वो कुछ भी जो दौलत है वो तो समाज की। वो पूरा ये कहते हैं कि आज हमने इतनी विदेशी मुद्रा कर ली कि पहली बार हिंदुस्तान में $500 मिलियन की विदेशी मुद्रा होगी। चाटे उस विदेशी मुद्रा को, और 40 करोड़ लोग भूखे जो मर रहे हैं उस विदेशी मुद्रा को आपको चाट लें क्या? उनसे उनकी भूख मिट जाएगी क्या? आपके भाषणों को चाट लेंगे? यानी आप विदेशी मुद्रा के उस पर नशा दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा होगी और हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं, और आप इतना भी नहीं कर रहे कि उनके लिए उनको कुछ भी उनकी मदद नहीं कर रहे। माने इतनी भयंकर जुल्म जो चर्चिल ने किया था 1943 में हिंदुस्तानियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने, उससे ज्यादा बुरा सलूक इस समय की जो सरकारें हैं वो यहाँ के मजदूरों के साथ कर रही हैं। तो मैं अब तो बहुत लंबी बात कर चुका, इसलिए मेरे ख्याल में 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गया। मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस समय देश में गांधी जी के विचारों की भी ज़रूरत है, अंबेडकर के विचारों की भी ज़रूरत है, पेरियार के विचारों की भी ज़रूरत है, पंडित नेहरू के विचारों की ज़रूरत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों की भी ज़रूरत है, और ज्योतिबा फुले के विचारों की जरूरत है, और इन सब के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन सब क्रांतिकारियों के विचारों की भी जरूरत है। और इनके विचारों के आदर्श के दायरे से ही इस कोविड-19 के दौर में ये जो 40 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे मरने के लिए छोड़ दिए आज की सरकार ने, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम सरकार इस वक्त दिखाई दे रही है, तो वो सब जो है इनके विचारों के बिना हमारे आज के युवाओं को, अगर वो आपके तो बहुत सारे छात्र ये सुन रहे होंगे, और भगत सिंह ने अपना छात्रों के नाम संदेश दिया था 19 अक्टूबर 1930 को, 19 अक्टूबर 1930 को जो लाहौर स्टूडेंट यूनियन की कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस स्टूडेंट यूनियन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेताजी ने ही शायद भगत सिंह का संदेश पढ़ के सुनाया था, और छोटा सा संदेश है, और उसमें आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मैं उसका करक्स आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने कहा था कि आज हम युवाओं से बम और पिस्तौल की बात नहीं कर सकते। आज हम अपने युवाओं से केवल यही कह सकते हैं कि वो खेतों में जाएं, वो कारखानों में जाएं, और उन मजदूरों और किसानों को संगठित करें, उनकी मदद करें, उनको संगठित करके एक बहुत व्यापक जन आंदोलन पैदा करें, जिसके साथ इस पूरी जालिम व्यवस्था को बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में ही समाप्त किया जा सकता है। यही संदेश आज भी हम भगत सिंह का देना चाहेंगे आज के युवाओं को, आज के विद्यार्थियों को, कि उनको, मजदूरों को और किसानों को, खुद युवाओं को विद्यार्थियों के रूप में, युवाओं के रूप में अपने आप को संगठित करना चाहिए। स्त्रियों के संगठन भी बनने चाहिए। वो सब संगठन एक साथ बने, बहुत व्यापक पैमाने से, लाखों लाखों की संख्या में वो संगठन बने, और जो पाश जो क्रांतिकारी कवि थे पंजाबी के, जिनकी खालिस्तानियों ने हत्या कर दी थी, भगत सिंह की शहादत के दिन हत्या की थी उनकी, तो पाश ने अपने एक पन्ने में लिखा है कि आज के युवाओं को भगत सिंह ने लेनिन, वो कहते हैं ना कि 23 मार्च को फांसी से 1 घंटा पहले तक भगत सिंह लेनिन के बारे में किताब पढ़ रहे थे, कि लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, तो तब वो फांसी पे चढ़ने से पहले उन्होंने कहा था
कि रुकिए जरा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो उसके बाद से वो अपना 5-7 मिनट पढ़ के पन्ना मोड़ के फिर उनके साथ फांसी पे चढ़ने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को, आज के विद्यार्थियों को, आज के तमाम हिंदुस्तानियों को, बल्कि विश्व के तमाम जो उत्पीड़ित लोग हैं, सबको उन्होंने उसमें ये संदेश दिया था कि आज के युवाओं को भगत सिंह ने लेनिन की किताब का पन्ना जहां मोड़ के छोड़ा था उससे आगे पढ़ना है। यानी भगत सिंह का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, भारत को उत्पीड़न से मुक्त करने का, भारत को ये समाजवाद लाने का, मजदूरों और किसानों को उनके हक दिलाने का, वो पन्ना आगे पढ़ना है, मतलब उस छोड़े हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। तो आज के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भगत सिंह के इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।